हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है यूपी पीसीएस के उसको सॉल्व कर रहे हैं। और यह जो है 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2023 तक उनको सॉल्व करा जा चुका है। और उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया जहाँ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं या फिर इसे आपकी जो क्वेरी है रखते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों की और क्या डिमांड है और किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या और क्या आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो अगर जो कुछ भी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इसे बता सकते हैं कि अभी इसके बाद जो है क्या कराया जाए, ठीक है। और जैसे नए प्रैक्टिस सेट्स आते हैं तो उनको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। और इसमें हम लोग 2012 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। जैसे अगर बात करें हम मांडा जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसका सही आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-4-1-2, 3-4-1-2, ठीक है, 3-4-1-2। नेक्स्ट देखिए दायमाबाद जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ वैदिक नदी दी गई है और उनका जो आधुनिक नाम है उनसे सुनित करना है। बात करें अगर कुंभा की, कुंभा का वर्तमान समय में इसे काबुल के नाम से जाना जाता है, परुसड़ी को इसे रावी के नाम से जाना जाता है, सादा नीरा गंडक और सतुद्री जो है सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2-3-1-4, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें कुंभा, काबुल, परुसड़ी, रावी, सदा नीरा गंडक और सतुद्री सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोध गया जो है यह वर्तमान समय में निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, गृह त्यागने के बाद जो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध जो आगे कहलाए वो वैशाली के कल जो अलार कलाम थे, जो इनके पहले गुरु थे, जो साख्य दर्शन की इनसे दीक्षा ली और यही जो इनके पहले गुरु थे। इनके बाद जो है सिद्धार्थ राजगीर के रुद्रक रामपुत्र के उनसे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद अरुवेल में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्तागी नामक 5 साधक मिल लिए और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को जो है बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना अर्थात जो वर्तमान समय में जो आपके बिहार में बहती है, ठीक है, निरंजना फाल्गुनी नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन निरंजना नदी, ठीक है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मेसिडोनिया या फिर सीरिया। देखिए तुरमय जो है यह अशोक का समकालीन था और यह मिस्र का राजा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है और इन राज्यों में उसके धर्म प्रचार किए गए थे, ठीक है। इन राज्यों में अशोक द्वारा धर्म प्रचार कराया गया था, जिसमें अंतियोकस सीरिया का शासक था, तुरमय जो है यह मिस्र का शासक था, अंतिकीन मेसिडोनिया का, मग जो है एपिरस और इसमें जो है अलिक सुंदर यह सीरीन अर्थात वोरिस का शासक था, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित था कहाँ पे? उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर असम। पुण्यवर्धन भुक्ति जो है यह आपके उत्तरी बंगाल में स्थित था। देखिए पुण्यवर्धन का जो उल्लेख है गुप्तकालीन अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है और इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुण्यवर्धन नाम का एक भुक्ति थी जो पुण्य देश के अंतर्गत आती थी, जिसे ताम्रपट्ट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुण्य देश में पुण्यवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यहाँ 443 ईस्वी से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था और यहाँ के जो शासक थे ऊपरी या महाराजा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी।
बात करें, देखिए नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, यह हर्ष की रचना है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार और सौंदरानंद, यह जो है अश्व घोष की रचना है। कर्पूर मंजरी हो गया, कर्पूर मंजरी जो है यह राजशेखर की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराजेंद्र या फिर राजाधिराज फर्स्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग फर्स्ट के नाम से जिससे जाना जाता था, वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। ठीक है, मतलब नाती था। कुलोतुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत मानी जाती है। उसका जो शासन है, इसके शासनकाल में, या कह सकते हैं कि उसके शासनकाल को शांति का काल कहा जाता है। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में इसमें चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठ ने किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम के नामों का उल्लेख मिलता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही अपने सिक्के पर खलीफा के नामों का जो है अंकन करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित था? संगम काल का जो बंदरगाह था, कौन ऐसा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? आपको बताना है। कोरके, पुहार, तोंडी या फिर मुसीरी? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3 और 4। देखिए, संगम काल में पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे वह कन्नौर, तोंडी, मुसीरी और नलसिंडा था। और नीर पेरियाक एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां से पश्चिम में घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। संगम काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक मिलती है। पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है। रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका जो संबंध था वो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण था, या कह सकते हैं घनिष्ठ था। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में अगर पूर्वी तट के बंदरगाह देखें तो यहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे पुहार, कोरके, यह जो है पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, और इसका जो हमें जिक्र मिलता है या इसका उल्लेख जो मिलता है पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी में भी इसकी जो है हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। कंबन, कुट्टन, कन्नय, नन्नय या फिर टिक्कन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। देखिए, महाभारत का तेलुगु अनुवाद कार्य नन्नय ने प्रारंभ कराया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन ने और 14वीं शताब्दी में मेररन द्वारा पूरा कराया गया था। और यह तीनों विद्वान जो है कवित्रय के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों को कवित्रय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कवित्रय के। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभु सूरी, हरिविजन सूरी, पुष्पदंत या फिर यशोभद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिविजन सूरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिविजन सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकला थे? कूट के हिसाब से आपको, मतलब जहांगीर के समय में कौन चित्रकार थे, इससे आपको बताना है। अब्दुल सम्मत, अबुल हसन आकारीज या फिर मीर सैयद अली? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। देखिए, जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल इसे कहा जाता है। और जहांगीर के दरबार में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आकारीज, इनके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना कराई गई थी। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की जो विषय वस्तु थी, इसको भी चित्रकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्थानों की छवि तथा चित्रों को व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्य, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र, इनकी जो परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। जहांगीर के काल के प्रमुख जो चित्रकार थे फारूक बेग, विशनदात, उस्ताद मैसूर, दौलत, मनोहर, अकारीज, अबुल हसन और फारूक बेग, ये सभी जो है महत्वपूर्ण क्या थे? चित्रकार थे। अकबर के समय में मुगल चित्रकारों में प्रवेश किया था। अगर ये हुए
अगर ये पूछ ले कि किसके समय में मुगल चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत अकबर के समय में हुई थी, लेकिन यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा था जहांगीर के समय में। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा ताराबाई। औरंगजेब की जिस समय मृत्यु होती है उस समय मराठा का जो नेतृत्व है वो ताराबाई कर रही थी। देखिए, राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसने ताराबाई अर्थात रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि किलों पर मुगलों से जीत हासिल की थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत पे जो है अकबर का शासन था। ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से भारत आया था। 1599 में इसने इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, और उस समय भारत में जो है अकबर का शासन था और ब्रिटेन में एलिजाबेथ का। ठीक है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर या फिर टर्की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक सरकार का गठन किया गया था। जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान में काबुल में दिसंबर 1915 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना वसीर और सी पिल्ला, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली इस दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन में लेनिन से भी मिले थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? विलियम बैटिक द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा, ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसने स्थापना की थी? किसकी स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में, इसकी स्थापना पहले की गई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ मिल करके कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अनेक कॉलेजों की अगर हम बात करें, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की 1875 और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष और लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष। ठीक है। देखिए, 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने SS बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो एज ऑफ कंसेंट का जो है बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था, जिसके बाद जो है एज ऑफ कंसेंट 1891 में संशोधन किया गया और इसे जो है शारदा एक्ट के नाम से जाना गया, जिसमें लड़कों और लड़कियों की आयु को बढ़ा दिया गया और लड़कियों की आयु को 14 वर्ष और लड़कों की आयु को 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका शारदा एक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और भाषा दी गई है। भारत मित्र, बात करें अगर भारत मित्र की, इसका जो प्रकाशन है वो हिंदी में होता था। ठीक है। राष्ट्रमत का मराठी में, प्रजा मित्र का प्रकाशन होता था गुजराती में और नायक का प्रकाशन होता था बंगाली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-4-2-1, 3-4-1-2। देखिए, भारत मित्र का प्रकाशन हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक जो है बंगाली। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर किया था, या कह सकते हैं कि महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला था, जिससे कि वे भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सके? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। ठीक है। सबसे पहले 1905 जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है। उसके बाद गांधीवादी आंदोलनों की रणनीति अहिंसा व सत्याग्रह पर आधारित थी, इसीलिए जो है पूर्व के आंदोलनों की अपेक्षा गांधीवादी आंदोलनों में महिलाओं की जो भूमिका या भागीदारी है
वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका वजह यह है कि यह जो है इनका आंदोलन अहिंसक होता था। ठीक है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया था कि कंपनी में किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतवासियों के प्रशासन में हिस्सा लेने का यह जो मार्ग है 1833 का चार्टर एक्ट, इसी को ही जो है जाना जाता है। ठीक है। इसी के द्वारा कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार हैं इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और अब कंपनी का जो कार्य था वह ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। ठीक है। भारत पर शासन करना था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है। और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। देखिए विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्हीं के द्वारा मिलकर के स्वराज दल का गठन भी किया गया था 1923 ईस्वी में। ठीक है। 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू या मोहम्मद इब्राहिम। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई को। देखिए 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 228 में से 134 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो गोविंद बल्लभ पंत थे इनको वित्त विभाग दिया गया था। प्रधानमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत और रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था। ठीक है। कैलाश नाथ काटजू की बात करें तो कानून एवं न्याय मंत्री जो है इनको बनाया गया था, कैलाश नाथ काटजू को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कब की बात है? 1937 में जो गठन किया गया था नई सरकार का, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं और अधिवेशन दिया गया है, उसे से आपको सुनिश्चित करना है। डॉक्टर एम ए अंसारी, इनके द्वारा जो है डॉक्टर एम ए अंसारी द्वारा मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू द्वारा जो है कानपुर और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन सी सही है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। याद रखिएगा विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच से होकर के यह प्रवाहित होती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। लोनार झील है, लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए लोनार झील है यह महाराष्ट्र में है, नक्की झील है राजस्थान में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। देखिए दामोदर नदी जो छोटानागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और यह जो है हुगली नदी में मिल जाती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। दामोदर की सहायक नदियों की बात करें तो बराकर हो गया, बोकारो, कोनार, जमुनिया, ये सभी जो है दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है और यह जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई 3 पहाड़ियों का एक केंद्र बिंदु है जहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ जो हैं 3 दिशाओं में फैलियाँ कह सकती हैं कि आपस में मिलती हैं। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। सरसों की अगर हम बात करें तो यह खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल है। रबी की फसल है और इसकी बुआई जो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। मार्च अप्रैल में ये काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, यह जो है रबी की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ फसल इसकी जून जुलाई में बुआई होती है। नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है और इसकी महत्वपूर्ण फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ठीक, जायद यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त तक इसे काट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत राई, मक्का, ज्वार, जूट, मंडुआ ये सभी जो है आते हैं। ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है 2010 के अकॉर्डिंग? तो इसकी अगर हम बात करें 2010 के या 2019 17-18 के अकॉर्डिंग भी जो है आपका आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में अगर उत्पादन की दृष्टि देखा जाए, उत्पादन की दृष्टि से इसमें जो है आपका गुजरात पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापत्तनम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह। देखिए, खुला बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां पोत तट से दूर खुले सागर में क्या करते हैं, लंगर डालते हैं, और देश में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जहां लौह अयस्कों के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती है, जो इसे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इससे क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगला बांध है सतलज नदी पे, नांगला बांध सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा, नागार्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड महानदी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर। ठीक है, कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें, इसका निर्माण किया गया सतलज नदी पे और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पे किया गया और यह उड़ीसा, इससे जो लाभान्वित राज्य है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित राज्य हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इससे लाभान्वित राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात, बॉम्बे हाई से या फिर तमिलनाडु से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉम्बे हाई से सबसे अधिक जो गैसों का उत्पादन है, प्राकृतिक गैसों का उत्पादन यहीं से होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या फिर कच्छ का रण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ खनिज क्षेत्र दिए गए हैं, खनन क्षेत्र और खनिज दिया गया है। गुरु महिसानी किसके लिए फेमस है? गुरु महिसानी की बात करें तो यह इसको के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है, तलचर आपका कोयला के लिए, जादूगोड़ा जो है आपके, जादूगोड़ा की अगर हम बात करें तो यह यूरेनियम के लिए, और जावर जो है सीसा के लिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-4-2-1, 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग में जो है अरल सागर के किनारे स्थित है? किनारे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान, रूस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या पूछा है कि कौन सा युग में जो है, कौन से देश की बाउंड्री जो है अरल सागर से लगती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री जो है यह अरल सागर से लगती है। अरल सागर की अगर हम बात करें तो देखिए, अरल सागर से जो है कैस्पियन सागर के किनारे 5 देश स्थित हैं। ठीक, कजाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रूस। इनकी सीमाएं किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती हैं। और अरल सागर की बात करें, अरल सागर से 2 देशों की सीमाएं लगती हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से, याद रखिएगा। अरल सागर से 2 देश की सीमा लगती है, कैस्पियन सागर से 5 देश की सीमा लगती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मृत सागर में।
ठीक है। लवणता को पर मोल से ज्ञात किया जाता है, ठीक है, पर मोल से। ये जो ऐसे प्रतिशत फॉर्म में होता है इसको पर मोल कहा जाता है, ठीक है, पर मोल में ज्ञात किया जाता है। और समुद्र की जो औसत लवणता है माना जाता है कि 35 पर मोल है, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर देखें सबसे अधिक लवणता के हिसाब से देखें तो टर्की का वान झील जो है इसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है 330 पर मोल। दूसरे नंबर पे मृत सागर आता है, ग्रेट सॉल्ट लेक तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो सबसे अधिक लवणता की अगर बात करें तो वो टर्की का वान झील हो जाएगा, जहाँ पे लवणता 330 पर मोल पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, अपतनीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, या फिर रिफ्ट घाटी का। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का यह उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जो है यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का जो विकास है उस समय होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य की चट्टान स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, मान लीजिए ये दो भ्रंश रेखा है, ठीक, इन दोनों में जो धसाव है वो नीचे की ओर होगा, कि मध्य की चट्टान जो है नीचे की ओर धंस जाता है, अर्थात ये जो है, देखिए ये दो है, मान लीजिए दोनों चट्टान जो है आपका स्थिर अवस्था में रहे और ये बीच का जो चट्टान है इसमें नीचे की ओर धंसान हो जाए, ठीक, इससे निर्मित जो संरचना होती है उसे ही हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, पंपास, वेल्ड, डाउन्स या फिर सवाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाना। इसमें क्या पूछा है, शीतोष्ण घास का मैदान। और सवाना की अगर हम बात करें, सवाना अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह याद रखिएगा कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके पहले भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या फिर रोगों एवं महामारियों का फैलाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस या फिर बोत्सवाना। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन रूस। रूस जो हीरा के उत्पादन में और भंडारण की दृष्टि से दोनों ही मामले में रूस पहले नंबर पे है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान या फिर इराक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना या फिर ग्वाटेमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैम्बिया की। मूंगफली जो है गैम्बिया की महत्वपूर्ण फसल है। देखिए मूंगफली का जो उत्पादन स्थल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल, ये पूछ सकता है कि मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो दक्षिणी अमेरिका से मूंगफली की उत्पत्ति हुई है। दक्षिण अमेरिका अन्य फसलों की भी उत्पत्ति है, जैसे इसमें अगर हम बात करें आलू हो गया, शकरकंद, तंबाकू, कोको, अनानास, रबड़, सिनकोना, इन सभी की मूल उत्पत्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका ही है, ठीक है। लेकिन मूंगफली का अगर वैसे बात करें वर्तमान समय में तो इसका जो उत्पादन है वो गैम्बिया में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या होगा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, या फिर भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है, फुलानी, पश्चिम बंगाल, बंतू, सहारा, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, नूबा, सूडान। यह कुछ जनजातियाँ दी गई हैं और इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंतू। सहारा दिया है जो कि गलत है, ठीक है। बात करें अगर हम बंटू जनजाति की, यह मुख्य रूप से पूर्वी या मध्य दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, बंटू जनजाति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल जो है यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है, दमन दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार या फिर पुदुचेरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार की। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम जो जनघनत्व अंडमान निकोबार का है कितना है, 46 है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें दिल्ली का जो है 11,320 है, चंडीगढ़ का 9,258, पुदुचेरी का 2,547, दमन दीव का 2,191 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शिशु लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है, ठीक।
कितना है 969 है, उत्तर प्रदेश का 902, पंजाब का 846 और हरियाणा का 834। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5%। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत या फिर चीन? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत द्वारा आधिकारिक तौर पे सबसे पहले जो परिवार नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई थी वो भारत द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत में अगर हम बात करें, देखिए भारत विश्व का पहला देश है जिसके द्वारा 1952 में ही परिवार नियोजन की व्यवस्था जो है, या कह सकते हैं कि इसे अपनाया गया था। कब? 1952 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, किसी भी परिस्थिति में, या फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा यदि ऐसा संकल्प पारित करता है जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 249 में किया गया है, जिसमें कहा गया कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी राज्य सूची की विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, और इस कंडीशन में संसद जो है राज्य सूची के उस विषय पे कानून बना सकता है, और ऐसे कानून की जो अवधि है वो 1 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि बहुउद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहेलो। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्या पूछा है, किसमें कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसआर बम्बई वाद में। एसआर बम्बई वाद में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने यह वक्तव्य दिया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ठीक है, देखिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय कि उस समय के जो न्यायमूर्ति थे रामास्वामी, इन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। केशवानंद भारतीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग भी केशवानंद भारतीवाद में भी उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया गया। वेरुवाड़ी मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी, अर्थात जो है वेरुवाड़ीवाद में उद्देशिका को जो संविधान की कुंजी कहा गया था। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, एक नया भाग 4 क जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में टोटल उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन अगर यह पूछ ले कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इनके द्वारा 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन जोड़ा गया था 10, और एक और जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिससे वर्तमान समय में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा। देखिए एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, राष्ट्रपति और दोनों सदन। अभी इसके पहले हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अनुच्छेद 79 में जो है बताया गया कि संसद जो है राज्यसभा, संसद राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति से मिल करके बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर संसद की संस्तुति, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति या फिर मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति। यह बात किसका कर रहा है? राज्य की। और अगर राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। वहीं अगर केंद्र की बात करता तो क्या हो जाता? राष्ट्रपति हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 207 में राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 207 सब क्लोज फर्स्ट में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य,
विधानसभाओं के सदस्य या फिर विधान परिषद के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 66 सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल से किया जाएगा, ठीक है। और 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसके धारा 2 द्वारा किया गया था कि संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है इसका चुनाव संपन्न कराया जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का जो अधिकार है वह किसके पास है? राष्ट्रपति, कोई भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और इसमें भी राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसद या फिर लोकसभा का सभापति। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। आहूत करने मतलब बुलाने की बात कर रहा है। बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और अगर वो भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 118 में कहा गया कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और इसमें भी लोकसभा का अध्यक्ष का पद बड़े ही उत्तरदायी पद होता है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सदन की गरिमा और विशेषाधिकार इसको बनाए रखना इसकी ही जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जो है दलीय पक्षों से ऊपर उठ जाता है, मतलब ये जो है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसको बहुत सी जो है उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है। वह केवल उसी स्थिति में पीठासीन नहीं होता है जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है, ठीक है। अगर उसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का मामला चल रहा हो उस समय में वह जो है पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, ठीक। और इसे जो है निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। जैसे किसी भी मत पे अगर मत बराबर हो जाता है तो वहाँ पे निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धन विधेयक जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, मतलब पेश किया जाता है। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 से सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में अलग अलग या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अविश्वास मत जो है लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। और अगर अविश्वास मत जो है या अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में अगर पारित हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार जो है इसने जो है अपना विश्वास खो दिया है और फिर उसे जो है त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है 155 में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। देखिए अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अगर पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रणक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत किया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिम्मेदारी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है? किस वाद में जो है यह वक्तव्य दिया गया था? इंदिरा गांधी, गोलकनाथ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम 5 होनी चाहिए। मतलब 5 लोगों की जो संवैधानिक पीठ है, ये इसका गठन करने के बाद ही जो है इस मामलों की सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 65 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 सब क्लोज 2 में किया गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, या फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी। कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, 1, 2, 3 हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो है 1959 में इसके नागौर में जो है पंचायत का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिला की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4, या फिर से परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 243 घ के खंड फर्स्ट के अनुसार इसमें जो है इसके अनुसार जो है पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। यह पंचायतों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा, और कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जो है यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, और स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कालानुक्रम से यह चलता रहता है। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि कभी ये होता है कि इस बार जो है पंचायत में महिला सीट आया है, इसके बाद जो है SC ST आता है, उसके बाद जो है जनरल, तो यह जो है इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि और संबंधित क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस, सेवा, या फिर रक्षा तथा लोक प्रशासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन सी सही है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक, या फिर सामाजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, या फिर परमाणु ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल विद्युत, या फिर हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक है। यह जो है पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना बताया था? इनके द्वारा बताया गया था कि 37.2% जनसंख्या जो है भारत में गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, और योजना आयोग 1977 में इसे गठित किया गया था। इसकी अगर हम बात करें, इन्होंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, योजना आयोग द्वारा इसका गठन कराया गया था 1977 में। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें योजना आयोग द्वारा जो 1970 में गठन किया गया था, फिर जो है 2011 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि भारत में जो गरीबी जनसंख्या है, या कह सकते हैं जो गरीब जनसंख्या है, उसकी जो अनुपात है वो 37.2% है। उसका अनुपात 37.2% है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, इसका जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना, इसका संबंध किससे है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, या फिर ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। स्वाभिमान योजना का जो संबंध है ग्रामीण बैंकिंग से था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वह 2011-12 है। आधार वर्ष पूछ लेता है, याद रखिएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या फिर भारत का जो आयात निर्यात बैंक है, एग्जिम बैंक है, उसके द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। ठीक है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विजय केरकर। देखिए, और 13वें वित्त आयोग क्या कहते हैं, वर्तमान समय में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और जो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया उसका बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किन्हें बनाया गया है। मृग मरीचिका क्या है? यह प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या फिर वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी आवृत्तियाँ होती हैं उन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्व पतन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के कारण जो है जल अधिक समय तक क्या रहता है? ठंडा रहता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या फिर उद्दीपित विकिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दीपित विकिरण। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या फिर लोलक के भार में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की जो लंबाई है गर्मियों में बढ़ जाती है, जो पेंडुलम होता है, यही वजह है कि इसमें यह सुस्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह हरितगृह गैस नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तीनों जो है ओजोन परत रिक्तिकारक है, या कह सकते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैस है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट देखिए, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन में वृद्धि होता है, आयतन में कमी होता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्यूम। इसका जो आयतन है इसमें क्या होती है? कमी होती है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर कैसीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन। ऑप्शन डी। लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक हैं किसका? वायु प्रदूषण का। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्णहरित क्लोरोफ्लोरो में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। हरित लवक नामक पादप जो है कोशिकाओं में पाया जाता है, किसमें? पर्णहरित। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र भी होता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से समित करना है। वायु प्रदूषक और उससे जो है प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। शीशा की बात करें, शीशा से प्रभावित होता है मस्तिष्क। पारा से प्रभावित होता है आपका उदर अर्थात स्टमक। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है रक्त कोशिकाएं या रक्त धराएं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स।
डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक ने। और इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा 1953 में, इनके द्वारा 1953 में वाटसन एंड क्रिक द्वारा द्विकुंडली संरचना मॉडल को प्रतिपादित किया गया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, या फिर एंजाइम का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन का। विटामिन का आविष्कार जो है फंक द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, प्लेग, प्लेग जो है जीवाणु द्वारा होता है। एड्स की बात करें, एड्स जो है यह विषाणु द्वारा होता है। गंजापन जो है, गंजापन जो है यह होता है आपके ये कवक द्वारा, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, देखिए प्लेग जो है जीवाणु द्वारा, एड्स विषाणु, गंजापन कवक, और मलेरिया प्रोटोजोआ। एमआरआई का निम्नलिखित में से जो है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 के पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? 2011 को रिंड पेस्ट, उस समय बहुत ज़्यादा जो है रिंड पेस्ट बीमारियां जो है पशुओं में होती थी, जिस कारण इसे जो है रिंड पेस्ट ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, पशुओं के लिए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो आपका सीपीयू है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माना जाता है, अर्थात हॉट स्पॉट माना जाता है? आपको बताना है, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और तीन, पूर्वी हिमालय और इसके साथ साथ जो है आपका पश्चिमी घाट। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि पूर्वी नहीं, पूरा हिमालय क्षेत्र कोई हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, शुद्ध एवं मिलावट रहित होते हैं, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पर्यावरण हितैषी होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? इसे 21 मार्च 1994 से यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मौसम परिवर्तन समझौता है 21 मार्च 1994 से लागू हुआ था, और इसे जो है विश्व के 50 देशों से अधिक द्वारा इसे समर्थन दिया गया था। और विश्व मौसम संगठन जो है WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषण, पुनः प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? यह जो है भारत में नहीं है, बाकी ब्राज़ील, अल्जीरिया, केन्या, इन सभी देशों में है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसी के साथ साथ विश्व फाइलेरिया दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालयी पर्यावरण विकास अल्मोड़ा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं, बल्कि कहाँ पे है? भोपाल में है, भोपाल में। ठीक है, स्थापना 1984 में किया गया था, 1984 में इसका स्थापना किया गया था। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन। जैसे मान लीजिए एक स्थलीय क्षेत्र हो और एक जलीय क्षेत्र हो। ठीक है, यह आपका स्थल हो गया और यह आपका जो जलीय क्षेत्र हो गया, इसके बीच वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे इकोटोन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी विशेषता है, इसकी भी विशेषता है, और कुछ अन्य भी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है इकोटोन कहलाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक कौन सी है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, या फिर विषाणु? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा।
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या फिर उत्तर ध्रुवी वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या फिर निकेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। ऑप्शन बी। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं तो इन्हें हम लोग स्किप करेंगे। देखिए यहाँ से फिर से शुरू है। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी थी? विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन या फिर प्रतीक नंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद मेहता। विनोद मेहता। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, के आर नारायणन या फिर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, 1969 से 1974 यह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे और यह 2 बार इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, वीवी गिरी। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2004, 6, 8 या फिर 10। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। 2008 में। देखिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को केंद्र द्वारा 2008 में पारित किया गया था और 30 दिसंबर 2008 को इस राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद क्या किया गया था? अधिसूचित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर के बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? वन, जल, सड़क या फिर खनिज। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी देश की जो प्राकृतिक पूंजी है वो वन, जल और खनिज, ये सभी प्राकृतिक पूंजी, जबकि सड़क जो है यह प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर अरुणाचल प्रदेश। उस समय जो है यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है यह मूल रूप से किसके विरुद्ध था, आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, वन कटाई के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के चमौली जिले में जो है गौरा देवी हैं, ठीक है, इन्होंने प्रारंभ किया था और यह वन कटाई को रोकने के लिए था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट भी इस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 1973 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, कृषि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में कहाँ पे है? कोलकाता, देहरादून, मुंबई या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपके देहरादून में है। राष्ट्रीय स्थिर रोग विकलांग जो है यह आपके कोलकाता में है। अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर केंद्र मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग केंद्र जो है सिकंदराबाद में है और राष्ट्रीय दृष्टिहीन केंद्र है देहरादून में। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.7 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी बात करें, इसे पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान को 2 से 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की बात की गई है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसी योजनाएं चलाई गई, समिति बनाया गया, बहुत से ऐसे वैश्विक संगठन का निर्माण किया गया, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, कुछ जयमंडल स्थल दिए गए हैं और इनकी स्थापना कब की गई थी उसे सम्मिलित करना है। बात करेगा नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, उसके बाद आपका नंदा देवी का 1988 में, सुंदरबन का 1989 और काजीरंगा का या कंचनजंगा का 2000 ईस्वी। देखिए नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989, कंचनजंगा 2000 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? त्रिशूल सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका हल्का वायु युद्धक
आपको बताना है कौन सा ही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए त्रिशूल की अगर हम बात करें, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला क्या है, मिसाइल है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर, नाग जो है यह प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, और पिनाका जो है यह बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है, नागपुर, पूना, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है आपके नागपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यह नागपुर में है। और बात करें अगर इसकी स्थापना की तो 1958 में इसका स्थापना किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर शेर के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जाना जाता है गैंडों के लिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, सीम का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में जो है विशिष्ट योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करें। और बाकी प्रैक्टिस सेट्स भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, जैसे ही नए प्रैक्टिस सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो और इसके लिए प्लेलिस्ट भी प्रॉपर एक बना दिया गया है, जहाँ पे आप सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें जा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार जरूर सेट कर ले, सॉल्व कर ले। ठीक है, बाकी चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।